हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि साइंस क्लास के 10th क्लास के एनआईओएस के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। 17 मार्च 2025 से प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पे बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे थे, मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी होएगी, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट साइंस पढ़ा दूंगा। यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है उस साइंस के अंदर आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूं। आपको बस मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहिए, समझते रहिए। कुछ चीज़ें आपको मैं मानता हूं समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो थोड़ी सी टफ है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, पर मैं आपको उसके नोट्स भी दे दूंगा और लॉन्ग लेक्चर्स भी डालूंगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। पर जैसे कि आपके वाइवा आने वाला है, 17 मार्च से वाइवा है, प्रैक्टिकल है, तो आपको नहीं पता कि चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप क्या बताएंगे और क्या लिख के आएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम थोड़ा सा वाइवा से रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपसे अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग तरीके के वाइवा होते हैं, अलग अलग तरीके के वाइवा होंगे। वाइवा का मतलब होता है किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कैसे पूछा जाए। तो आप एनआईओएस की वेबसाइट पर जाकर, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां से जाकर स्केड्यूल डाउनलोड कर ले, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करूंगा, सिंपल बता दूं। आप एनआईओएस के सेंटर पर जाएंगे, आपसे प्रैक्टिकल फाइल ले ली जाएगी। प्रैक्टिकल फाइल में से कहीं सेंटर पर तो ये पूछा जाता है कि बेटा आपने इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर क्या बनाया है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो भी कुछ बनाया है, जो भी कुछ लिखा है, वो आपको पता हो कि क्या आपने लिखा है। इसके बाद आपको वाइवा का कितने मार्क्स का होगा, 2 नंबर का। इसके बाद फाइल के कितने मार्क्स हैं, ये आपको एनआईओएस की वेबसाइट पर वहां पे शेड्यूल डालकर आपको उसका नोटिफिकेशन डालकर एग्जामिनेशन के ऊपर, मैं चाहे तो इसकी वीडियो के लिंक में वो डाल भी दूंगा, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें, कितने नंबर की क्या चीज आने वाली है। दूसरी बात कि प्रैक्टिकल फाइल के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रैक्टिकल फाइल के अंदर क्या लिखा है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको साइंस के बारे में, अपने चैप्टर्स के बारे में क्या पता है। तो आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट साइंस पढ़ा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, 10th क्लास के एनआईओएस के। और बस आप उनको वही बता देना जो आप इस वीडियो के अंदर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बस आप वीडियो के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि इतनी मेहनत करके रात में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर उसको अपलोड करना, एडिट करना, आपको पता है कि बहुत टाइम लगता है। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर बच्चे मेरे पास हो जाएं अच्छे नंबर से, तो इसके लिए मेरी मेहनत सारी सफल है। किसी भी बच्चे को इन सारे पीडीएफ्स की, इन सारे नोट्स की जो मैं इंपॉर्टेंट आज डाल रहा हूं, इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा नंबर है 8851450051। इस नंबर पर बिल्कुल इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। वाइवा आपका होगा, प्रैक्टिकल होगा, और आपको कई जगह पर क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाएगा, और इसमें से बोल दिया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन जो हैं, कोई से भी 2 या कोई से भी 4, कोई से भी 2, कोई से भी 4 क्वेश्चंस आप कर लीजिए और आपको उसमें से अटेम्प्ट कर देने। तो आपको फटाफट से इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ढूंढ लेना है जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, समय खराब करे बिना फटाफट से हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और किस तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूं इजी से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपका एक चैप्टर है यहां पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा स्कोरिंग है ये बायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन वर्किंग टुगेदर द वेरियस ऑर्गन्स ऑन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द वेरियस एक्टिविटी। देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन को काम करने को ही वर्किंग टुगेदर, जब ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टिमुलाई। देखिए, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब होता है यहां पर कि चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट कैन कॉज अ फिजिकल बिहेवियर चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, हम अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सर्दी होती है तो हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो बताती है कि आपको अब सर्दी हो चुकी है, अब आप कपड़े, मतलब अपने स्वेटर्स पहन लीजिए। या गर्मी होती है तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी बताती है तो अब गर्मी हो चुकी है, अब आप मतलब कि अपने कपड़े को मतलब हल्के कर दीजिए कपड़ों को। तो जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम जैसे रहते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं और रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर हमारे ऑर्गन्स, तो उसे बोला जाता है स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई की डेफिनेशन यहां लिखिए, चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन कॉज अ फिजिकल और बिहेवियर चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एन इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखिए,
हमारे ऑर्गन्स जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारे 5 रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। देखिए आंखों से पता लगता है हमें कि क्या दृश्य चल रहा है। थर्मो मतलब स्किन हमें बताती है गर्मी सर्दी वगैरह के बारे में। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब जिसको हम सूंघ कर बता सकते हैं, यानी कि हमारी नोज होती है, ऑल्फैक्टरी बोला जाता है उसे। और फोनो, फोनो का मतलब सुनकर, ये भी हमारे रिसेप्टर है। और गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है चख कर, टेस्ट कर कर, ये हमारे होते हैं ऑर्गन्स जिन्हें बोला जाता है रिसेप्टर्स। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं और आपको बस यही इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है। देखिए नर्वस सिस्टम, हमारे एनिमल के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। नर्वस सिस्टम, दो तरीके से एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स। देखिए नर्वस सिस्टम में कौन कौन से मेन होते हैं। सेंट्रल ब्रेन, मतलब कि नर्वस सिस्टम के अंदर होता है हमारा इंपॉर्टेंट ब्रेन। ब्रेन का मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये हमारे होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होता है हमारे पास पेरिफेरल। पेरिफेरल का अंदर कौन से होते हैं, स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व कौन सी होती है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां से आती है क्रैनियल नर्व, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। और ये स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती है, जो हमारी अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो हमारी ब्रेन से रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, देखिए ये सेल हमारी बॉडी के सबसे बड़े सेल होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, माइंड के अंदर होते हैं। इन्हें बोला जाता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किस तरीके से बना होता है, यहां पर होता है डेंड्राइट्स। देखिए आपको एक कोने पर छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, ये इन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स। और ये हमारी होती है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर दैट द बॉडी इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। देखिए जो भी हम सुनते हैं देखते हैं, रिसेप्टर्स हमारे सारे न्यूरॉन्स को बताते हैं। न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहां से जाती है, डेंड्राइट से जाती है। डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन हमारी पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं देखते हैं। और इसके बाद ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर किस तरीके से रिएक्ट करना है। देखिए इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिफ्लेक्स आर्क। देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारा रिफ्लेक्स आर्क। ये इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जिस तरीके से हम स्टिमुलाई करते हैं, देखिए हमारी ये होती है रीढ़ की हड्डी। यहां से कोई चीज अगर हम किसी गर्म चीज को छुए, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं, कोई बच्चा है, कोई बच्चा अगर बचपन में किसी गर्म चीज को छूता है और उसको पता नहीं कि वो चीज गर्म है, छूने के बाद एकदम से उसकी बॉडी ने रिएक्शन करा, यहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, उसका हाथ जल गया। अगली बार से वो कभी भी उसको इंफॉर्मेशन क्यों कहती है कि भैया इसको नहीं छूना क्योंकि ये गर्म है। तो ये किसने इंफॉर्मेशन दी, ये उसको रिफ्लेक्स आर्क। ये देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, ये क्या है यहां पर, ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में ऑलरेडी हमारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, जो कि हमारे स्टिमुलाई यानी कि हमारे जो भी रिसेप्टर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देती है, बताती है कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, वैसे ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है, पर ये रिफ्लेक्स आर्क बहुत नैनो सेकंड्स, विद इन कुछ फ्यू सेकंड्स, ताकि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने से पहले ही पहले ये वर्क कर जाए। ये देखिए आप, अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो सडनली हम पीछे हाथ को कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि हमारा हाथ जलता नहीं है, तो जल जाता मतलब ज़्यादा देर तक हम उसको पकड़े नहीं रहते, तो हमारा ये एकदम से रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसे। इसके बाद आता है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बॉडी, ये इसकी डेफिनेशन है ह्यूमन ब्रेन की। अब हमारे पास आ जाता है ब्रेन। ब्रेन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको 3 ब्रेन बताए, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए पहले आता है सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन के ऊपर से जो हमारी मतलब बोन होती है, बोन के अंदर जो हमारा ये ब्रेन का पार्ट है, जिसके अंदर ये हमारी नर्वस सेल है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, देखिए यहां पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द ब्रेन लार्जेस्ट कंसिस्ट द सेरेब्रम। देखिए हमारी ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्या, सबसे ज्यादा किससे बना होता है, सेरेब्रम से, फिर उसका थैलमस से, फिर हाइपोथैलमस से। फंक्शन क्या होता है हमारे ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। देखिए जो भी हमारा सोचने का काम होता है वॉलंटरी एक्शन होता है, और स्टोर करने का इंफॉर्मेशन का, ये ठीक है। इसका रिसीव सेंसरी, जो भी हम रिसीव करते हैं, भूख को कंट्रोल करता है, ये ऊपर का ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन लाइक द चेंजिंग द प्यूपिल साइज। मतलब कि अगर हम किसी भी बहुत तेजी से चमकने वाली रोशनी को देखते हैं, देखने के बाद हमारी आंखें एकदम छोटी हो जाती हैं, तो ये जो होती है जिसमें हमारा ब्रेन एकदम से पार्ट नहीं लेता, इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारी मर्जी से नहीं होती, जैसे पल के झपकना, हिचकी आना, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ये हमारा किसका काम होता है, मिड ब्रेन का। और इसके बाद आता है हमारे पास
सेरिब्लम, सेरिब्लम का देखिए अगर मैं सेरिब्लम बोल रहा हूं तो मतलब कि बैलेंसिंग का काम, ठीक है। जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है ये किसका काम करता है, बैलेंसिंग, हमारी बॉडी का जो भी पोस्चर होता है उसको बैलेंस करने का काम, उसको बैलेंस करने का काम ये सेरिब्रम करता है, यानी कि नीचे वाला ब्रेन ये। तो अब आपके पास फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया, ये हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया। चलो बढ़िया हो गया, आगे चलते हैं फटाफट से ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करा सकूं। देखिए साइनॉप्स क्या होता है, साइनॉप्स होता है हमारी जो बोन्स के बीच में गैप होता है ना उसे साइनॉप्स बोला जाता है, जो बोन के बीच का गैप है उसे साइनॉप्स बोला जाएगा। ये आप डेफिनेशंस पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, साथ के साथ इनको नोट्स बना लेना, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के अंदर पूछे जाएंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, देखिए जो डेंड्राइट हमारी जो इंफॉर्मेशन लेती है हमारी ब्रेन के अंदर, और उसके बाद हमारी सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग को इंफॉर्मेशन देती है, बाद में साइनॉप्स तक जाती है, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पे हमारी बॉडी रिएक्शन कर रही है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, कितने तरीके के न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूरी दे रखी है, आप यहाँ पर लिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। अलाउ द सेंसरी मोटर न्यूरॉन टू कम्युनिकेट। देखिए सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जो है आपस में काम बात कैसे कम्युनिकेट करेंगे, रिले न्यूरॉन्स के थ्रू। और सेंसरी क्या होते हैं, ट्रांसफर इंपल्स फ्रॉम द सेंस। देखिए जो भी हम सेंस लेते हैं, जो भी रिसेप्टर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे ब्रेन को देती है। इसके बाद इंफॉर्मेशन आती है ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन देती है। तो ये फटाफट से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, इनके नोट्स उतार लीजिए। एक्सप्लेन मैं आपको आगे की वीडियोस में करूंगा जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, देखिए जो एकदम से हम रिफ्लेक्स आर के थ्रू करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी को, ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को इंफॉर्मेशन कौन देती है, स्पाइनल कॉर्ड देती है। ब्रेन किससे होता है, बोन, हमारी खोपड़ी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर, तो जिससे हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन होती है। देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए एक होता है हमारे पास नेस्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर, थिक मोनेस्ट्री मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू टच। देखिए जैसे कि नेस्टिक का मतलब होता है कि एकदम से ये होता है पौधों के अंदर, मतलब कि जैसे कि आप देखिए टच मी नोट का पौधा होता है, मतलब कि छुमी का पौधा, मिमोसा जिसे बोला जाता है, अगर हम उसको छूते तो एकदम से वो बंद हो जाता है, तो उसे नेस्टिक में हो गया। एक हो गया फोटोनेस्टी, ये अब सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, ये सारा प्लांट्स के अंदर चल रहा है, सारा प्लांट्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोटोनेस्टी नॉन डायरेक्शनल होता है कि किस तरीके से हो गया, फोटोट्रॉपिज्म इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोट्रॉपिज्म इंपॉर्टेंट है, कीमोट्रॉपिज्म इंपॉर्टेंट है, और जियोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म ये इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। और इसके बाद आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये सारे सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, और इसके बाद आपका एक यहाँ पर टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोफ्रॉन्स, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और विद नोट्स आप इनको उतार सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ आता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, ये हमारे बिलो द ब्रेन होता है, ये हमारी बॉडी के मतलब कि जो ग्रो होती है बॉडी ह्यूमंस की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, जो हमारी अटैच टू विंड पाइप होती है। पैराथायराइड ग्लैंड किससे होती है, एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड्स होती है। थाइमस ग्लैंड का होती है, लोअर नेक पार्ट में और चेस्ट में होती है। और पेनक्रियास बिलो द स्टोमक होती है। एडिनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी होती है। टेस्टोस्टेरोन मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, और ओवरीज फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ चुका है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए निकाल कर ले आया हूं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है, द बेसिक फंक्शन प्रेफर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जिसके ऊपर डिपेंड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी, उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू द केमिकल एनर्जी, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होता है जिससे जो लाइट एनर्जी लेके केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। दो तरीके से हमारे पास न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होता है ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर्स, देखिए वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। हेटरोट्रॉफिक होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म,
जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है, जैसे कि एनिमल, फंगाई एक्सेट्रा। अगर आपसे बोला चाहे टीचर के भैया आप बता दो आपको क्या आता है, तो ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक के बारे में जरूर बता देना। इसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? involve organism ingested food, whole food material which is then absorbed inside their body. Example include the animal herbivores। देखिए जो पूरा के तरीके से मतलब कि क्या होता है कि वो जो दूसरे को खाते हैं, होलोजोइक हो गया। और इसके बाद आ गया सेफ्रोटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म फीड डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए चीजों को खाते हैं यानी कि सड़े गलों को, उन्हें सेफ्रोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? जो दूसरों के ऊपर रह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि बालों के अंदर जू। इसके अंदर आपको दे रखा है न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। अमीबा जो होता है खाने की सेंस लेता है, खाने को अपने अंदर ले लेता है, लेने के बाद खाने की एनर्जी ले लेता है, उसके बाद खाने को बाहर एक्सक्रीट कर देता है। देखिए बाहर निकालने को एक्सक्रीट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है यहां पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यस, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन में बिल्कुल 100% आ सकती है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से काम करता है फोटोसिंथेसिस वो बता रखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, इसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये होता है हमारे पास टोमेटा के अंदर जो किस तरीके से क्लोरोफिल वगैरह खाने को किस तरीके से पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो गैसेस को एक्सचेंज करके खाना किस तरीके से पौधे अपना बनाते हैं, अंदर करते हैं खाने को डाइजेस्ट। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। खाना हमारे अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। देखिए सबसे पहले हम खाने को इंजेस्ट करते हैं यानी कि चू करते हैं, चू का मतलब चबाते हैं। इसके बाद दांत उसको चबाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। फूड इनटेक थ्रू द माउथ, मुंह से फूड को लेते हैं, फिर खाने को चबाते हैं टीथ के थ्रू। फिर हम दो तरीके से स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि हमारे मुंह से थूक निकलता है, जिसे सीक्रेट्स द स्लाइवरा कहते हैं, जो कि हमारे को जो स्टार्च होती है, शुगर होती है, उसको स्टार्च और मेल्टोज इनको कन्वर्ट करता है हार्ड शुगर को नॉर्मल में। इसके बाद स्वेलिंग यानी खाने को अंदर फूड पाइप से नीचे निकलते हैं। फिर स्टोमक, फिर हमारे पास जे टाइप ऑर्गन होता है हमारे पास स्टोमक, जो पेट के अंदर जाता है। इसका फूड को मस्कुलर वॉल जो होती है पेट की, फिर उसका डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, उसको जूसेस जो हमारे अंदर पेट के अंदर होते हैं खाने को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद गैस्ट्रिक जूस आता है, जैसे कि हमारे पेट के अंदर कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है, पेट के अंदर हमारे पास जूस होते हैं, पेप्सिन जूस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस क्या होता है, पेट की स्टोमक की वॉल होती है। इसके बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाता है। फिर बिले, फिर लीवर के अंदर से हमारे पास फैट्स को हटा देता है वो हमारे से। फिर पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि ट्रिप्सिन, प्रोटीन और लिपेस जैसे फैट्स वाले को डाइजेस्ट करता है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये आपको आना चाहिए, पेपर में कई बार आता है और आपसे पूछा जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है? अगर आप हमारे को रेस्पिरेशन मतलब नाक से हम रेस्पिरेशन लेते हैं, नेजल कैविटी हमारे फिल्टर करती है जो कि बाहर की हमारे जो भी गंदगी होती है। फिर कॉमन पैसेज फूड एंड एयर, फिर इसका कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स हमारे मतलब हमारे फूड पाइप के थ्रू वोकल बोलने वाली वोकल कॉर्ड्स के थ्रू को जाती है। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया देखिए ये जो चीज बनी हुई है ना, ये इसे ट्रैकिया बोला जाता है। फिर ब्रॉन्चाई, ट्रैकिया स्प्लिट इनटू द ब्रॉन्चाई लीडिंग, देखिए फिर हमारे फेफड़ों में जाती है हवा। फिर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रॉन्चाई फेफड़ों से गुजरकर फिर वापस एल्वेलीज के अंदर जाती है। एयर से गैस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होती है, मतलब जो गैस के अंदर जो हमारी गैस के अंदर जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो एक्सचेंज हो जाती है, और जो बिना कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली है वो ब्लड के साथ मिल जाती है, और जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो यहाँ से वापस चला जाता है, मतलब कि यहाँ से वापस चला जाएगा और बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से गैसेस। और इसके बाद मैं आपको बता दूं डायफ्राग्राम क्या होता है। देखिए डायफ्राग्राम एंड रिब्स, देखिए डायफ्राग्राम जो लिखा है यहाँ पर, ये जो हमारे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए बस आप। ये देखिए जो हमारे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना है, ये वाला, ये इसे डायफ्राग्राम बोला जाता है। जब हमारे फेफड़े सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, फिर ये वापस नीचे ऐसे यू शेप में हो जाता है, डायफ्राग्राम होता है। अब इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड, देखिए हमारे अंदर ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ब्लड आएगा, ब्लड सेल्स होती है किस तरीके से टिश्यू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट वेस्ट गैसेस को करते हैं। कितनी सेल्स होती है हमारे पास? आरबीसी एंड वाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी का हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड होता है, कैरिंग न्यूट्रिएंट्स वेस्ट वगैरह को हमारी बॉडी के अंदर से कैरी करता है, और प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग और मेंटेनिंग, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई क्लॉट जम जाता है तो उसको मेंटेन करती है प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल, देखिए हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होती हैं, तीन तरीके की। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं?
जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आर्टरीज हमारी जिस बॉडी के जब ब्लड के अंदर हमारे जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को लेके जाता है, उसे आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज के थ्रू। और जो डीऑक्सीजनेटेड जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। और इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी चीज होती है? कैपिलरीज, यानी कि आर्टरीज और वेन को जोड़ती है कैपिलरीज। अब आता है लिम्फोटिक सिस्टम। लिम्फोटिक सिस्टम क्या होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलरलेस फ्लूइड होता है कैरिंग डाइजेस्टिव फैट्स एंड एक्सेस ऑफ द टिश्यू। ये हमारे पास जो फैट्स होता है टिश्यू वगैरह को, हमारे कलरलेस फ्लूइड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ड्रेन्स इनटू द लिम्फोटिक कैपिलरीज एंड देन इनटू द वेन्स, हेल्प टू फैट, ये फैट को एब्जॉर्ब करने में हमारे को मदद करता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट का डायग्राम है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, ये डायग्राम आपको बिल्कुल आना चाहिए। और पॉलिमिनरी आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिमिनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती उसको लेके जाता है, पॉलिमिनरी आर्टरी। और पॉलिमिनरी वेन क्या होता है? जो हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाता है। चलिए आगे बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का। ये रहा सिस्टम और इसकी डेफिनेशन ये रही, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और आपके पेपर के अंदर आएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स की अगर बात करें तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और ये रहा हार्ट का डायग्राम, ये रहा हार्ट का डायग्राम। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिक्स और राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और स्पेक्ट्रम। तो स्पेटम, ये हमारे हार्ट के मतलब चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी से जो यूरिन, जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड करने का जो वेस्ट यूरिन होता है उसको बाहर निकालता है, उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है। जो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे यूरेथ्रा, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं उसे यूरेथ्रा कहते हैं, और यूरिनरी ब्लडर, जहाँ पर सारा यूरिन इकट्ठा होता है। इसके बाद आता है हमारे पास, इसके अंदर बस आपका ये जो किडनी वाला स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जरूर आपको पढ़ लेना है। और इसके अंदर नेफ्रॉन पढ़ने के बाद आपको ये फिल्ट्रेशन किस तरीके से होती है, बस इसको रीड आउट करके आपको चले जाना है। एक्सक्रीशन इन प्लांट इज नॉट आपकी एक्सक्रीशन इन प्लांट की डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। अब देखिए समय बहुत कम है, मैं आपको नोट्स दे रहा हूं और आपको चैप्टर मैं चाह रहा हूं जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये आपके पेपर में इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले चैप्टर की ओर। तो चलिए अब हम आ गए अपने नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आपकी बुक के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, अलग अलग चैप्टर के नेम है, चैप्टर से आप बिल्कुल घबराइए मत। तो देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिस तरीके से 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि एक न्यू लाइफ को बॉर्न करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देखिए इसके बाद आता है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है? अपने आप को कॉपी करता है, फिर नया केमिकल प्रोसेस होता है, फिर नया एक वेरिएंट बन जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम वेरिएशन, देखिए डीएनए अपने आप को कॉपी करने में कुछ गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से हम एक्सट्रीम वेरिएशन होता है, हम अलग अलग दिखते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन बिटवीन द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। देखिए 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सिंगल, जो अपने तरीके से बिना इंटरकोर्स, मतलब बिना किसी दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म से मिले एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, उसे असेक्सुअल बोला जाता है। और जब 2 मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, उसे सेक्सुअल कहा जाता है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन के क्या पार्ट्स होते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास फ्लावर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपके एग्जामिनेशन तरीके से भी आएगा और आपके साथ पेपर में भी ये पूछा जाएगा कि आप बताओ फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसके अंदर फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, मैं आपको अभी बाद में भी कराऊंगा, अभी भी करा रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट में, ये बाद में भी कराऊंगा। तो आपको फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा। देखिए किस तरीके से ये हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है। ये फ्लावर का आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम होगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके जो पार्ट्स हैं वो ये यहाँ पर है, जो इसके पार्ट्स हैं वो ये रहे। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, आंथर होता है, फिलामेंट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल और ओवरी और ओव्यूल, ये हमारे पास होता है इसका फ्लावर का रिप्रोडक्शन का सिस्टम। और फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। देखिए रीजनरेशन क्या होता है? एक से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, यानी अपने अंदर से निकल लाना नया पौधा, उसे प्लानेरिया हाइड्रा है जैसे कि। बडिंग क्या होता है? बडिंग का मतलब क्या होता है? डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह पर लगा देना, उसे बडिंग कहा जाता है। मैं जब आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा चैप्टर्स की तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल मेरा इस वीडियो के अंदर मोटिव है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना। बेनिफिट ऑफ वेजिटेशन, प्रोपोगेशन है इसके अंदर। क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको
इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। प्यूबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स के अंदर और बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी कैसे आती है ये जरूर पढ़ना है आपने। और इसके बाद मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल के अंदर क्या सेक्स ऑर्गन है, एग सेल और फीमेल सेक्स हार्मोन, स्पर्म सेल और मेल सेक्स हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए इसके बाद जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो जरूर आएगा, इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ के जाना, जरूर आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या तो रिसीव एग कैसे होते हैं और यूट्रस कैसे काम करता है, गैथ्रम स्पर्म्स कहाँ मिलते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ब्लैडर क्या होता है, पोस्ट्रेट ग्लैंड्स क्या होते हैं ये, और यूरेटर और वेस डेफेमस ये जरूर होता है। स्क्रॉटम क्या होता है ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा ये। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये जरूर आने वाला है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा देखिए, प्लेसेंटा का मेन काम होता है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके फूड को बेबी तक पहुंचाने का काम प्लेसेंटा करता है, ये वॉल होती है यहाँ पर प्लेसेंटा, ये देखिए जो फूड बेबी तक जाता है लिक्विड में उसे प्लेसेंटा बोला जाता है। देखिए रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स किस तरीके से करते हैं, प्रेगनेंसी, मेंसुरेशंस ये जरूर आएगा, इसको जरूर कर लीजिए आप पेपर के अंदर, मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर सम कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं, मैकेनिकल मेथड्स और केमिकल मेथड, IUCD और सर्जिकल मेथड, इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटिव डिसीज यानी कि STD डिसीज कौन कौन से होते हैं, ये बहुत गोनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ने, आप चाहे तो इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इनको जरूर पढ़ के चले जाना, पेपर में ये आने वाला है। अगर टीचर आपसे पूछ ले भैया कि क्या आता है आपको, तो बिना रुके ये सारी चीज़ें बता देना, जो कि हमारे विनय सर ने बताया था, सर ये चीज़ें मैं आती हैं आपको, मैं बता रहे हैं ये ऐसे ही होगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूं पढ़ाना आपको सारी चीज़ें, पर बिकॉज ऑफ द टाइम बाउंडेशन मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। रात में आपकी वीडियोस को मेरे को शूट करना होता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर उसको डालना होता है, फिर नेक्स्ट डे सुबह 8-9 बजे से मेरे बैचेस होते हैं, रात को नेक्स्ट डे 9 बजे तक, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, क्योंकि बैक टू बैक चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए कुछ भी आगे चलते हैं, क्योंकि आप मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, तो मेरे बच्चों के लिए कुछ भी आगे चलते हैं।